आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 2 है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 अल्डिहाइड एंड कीटोन्स और उसका ये लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने मेन 2 काम करने हैं। एक रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और एक डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अगर मैं रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जनरल बात करूं तो मैं कह सकता हूं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स शोज 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नंबर 2, एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नंबर 3, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और नंबर 4, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगरचे इसमें एक और भी ऐड करना चाहिए, लेकिन चूंकि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ही आएगा, वो अलग बात है कि वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आएगा जिसे कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन कहा जाता है, तो उसे हम ज़रा अलग रख रहे हैं। लिहाजा 4 मेन किस्मों के रिएक्शंस शो करते हैं: बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एसिड कैटालाइज्ड रिडक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह लें, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसी बेसिस पे हम पहले आज बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस देखना चाहते हैं। इसका कुछ ना कुछ जिक्र हमने पहले भी किया था, लिहाजा उसी जिक्र को आप अपने जहन में ले आएँ। तो इसलिए मैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि वो मैं लास्ट लेक्चर के एंड पे आपको बता चुका हूँ। अलबत्ता इधर सिर्फ इतना लिखूँगा कि बेस कैटालाइज्ड का मैकानिज़्म 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है, और वो 3 स्टेप्स के सिर्फ नाम लिखूँगा। स्टेप नंबर 1 था जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर 2 था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। और स्टेप नंबर 3 था रीजनरेशन ऑफ बेस। तो वो जो कैटालिस्ट आपने बेस डाला है वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। तो ये हम पहले, इसलिए मैं इसी बेस पे 4 रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल देखना चाहता हूँ जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो पहला रिएक्शन हम देखेंगे जी, एडिशन ऑफ HCN। दूसरा रिएक्शन देखेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। तीसरा रिएक्शन देखेंगे एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। और चौथा रिएक्शन देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। नंबर 1, एडिशन ऑफ HCN में जो आपका कैटालिस्ट है वो हस्बे मामूल बेस है, और वो आपको पता है हम पढ़ ही बेस कैटालाइज्ड रहे हैं, तो चारों का कैटालिस्ट बेस होगा, इसलिए वो लिखना कोई ज़रूरी नहीं था। अलबत्ता रिएजेंट आप जो बाहर से ऐड करते हैं वो NaCN और HCl होता है। इसमें आपका जो असल न्यूक्लियोफाइल है वो CN होता है, जिसका स्ट्रक्चर मैं इधर लिखना चाहूँगा, ये होता है। ये CN में कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें HCN इज जनरेटेड इन सिटू का मतलब है ये हम बाहर से नहीं डालते, ये रिएक्शन के अंदर जनरेट किया जाता है। ये आपने बाहर से क्या डाला है, NaCN प्लस डाला है HCl, ये मिलके बनाएंगे HCN
प्लस NaCl, ये आपका एज रीजेंट एक्ट करेगा। जो आपने रिएक्शन के अंदर जनरेट किया, और जो रिएक्शन के अंदर जनरेट किया जाए उसे कहते हैं इन सिटू। तो ये एक स्पेशल केमिस्ट्री में बहुत सारे रीजेंट हम बाहर से नहीं डालते, उसकी कई रीजंस होती हैं। जैसे HNO2 जो है ये आप बाहर से नहीं डाल सकते, ज़ाहिर है ये अनस्टेबल होता है। इसी तरह से HCN भी एक तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए ये अवेलेबल भी नहीं होता, तो आमतौर पर इसे इसके साल्ट्स से जनरेट किया जाता है। लेकिन जो आपका एक्टिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो होता है CN। ये मैंने ऊपर भी लिख दिया कि ये CN है। और CN में मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें भी ए कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन नाइट्रोजन, दैट इज कार्बन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिहाजा ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बाकी आपको पता है कि ये पहले अटैक करेगा इसके ऊपर, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे लोन पेयर, इस पे नेगेटिव, ये इस पे, ये जाएगा इस पे, बन जाएगा ये अल्कोक्साइड आयन बन गया। स्टेप नंबर नेक्स्ट में ये जो है, ये पहले स्टेप में जो वाटर बनेगा बेस ने जब इसको रीजनरेट किया था तो उससे रिएक्ट करके ये बना देता है। अब मैं CN को इकट्ठा लिख रहा हूँ, ये और प्लस पहले स्टेप वाला वाटर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसको करेगा, ये वापस जाएगा, ये आपका बन गया OH और CN प्लस बेस वापस हो गई, ये आपकी प्रोडक्ट प्लस बेस। और ये प्रोडक्ट आप जानते हैं सायानोहाइड्रिन। और अगर इसके साथ आप एक और बात याद कर लें कि अगर आप एस्टल्डिहाइड का सायानोहाइड्रिन ले लें, और वो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा, मैं अभी इसी को उधर एक बात समझा रहा, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। आप अगर एस्टल्डिहाइड का सायानोहाइड्रिन ले लें, ये वाला, ये देखें ये, और इसकी कर लें एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। आमतौर पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस बड़ी इजी हो जाती है, तो सायानाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका बन जाएगा COOH प्लस बन जाएगा अपना NH3, ये अमोनिया बन के निकल जाएगा। ये जो बना अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, दीज आर इनडायरेक्टली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो बाज़ औक़ात इक्वेशन कंप्लीट करना आ जाती हैं कि जी ये रिएक्टेंट हैं तो आगे A फिर B फिर C क्या बनेगा। तो इसमें अगर आप एस्टल्डिहाइड में HCN ऐड करेंगे तो ये बनेगा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा, इसको अमोनिया से रिएक्ट करवाएंगे तो अमाइनो एसिड बनाए जा सकते हैं। लिहाजा ये रिएक्शन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये इस काम भी आता है, तो ये आपने याद रखना है। और ये जो आपका अल्फ़ा बना है ये बड़ा मशहूर मारूफ कंपाउंड लैक्टिक एसिड है, इसका नाम ये लैक्टिक एसिड। तो बाज़ औक़ात नाम पूछ लेता है, यानी रिएक्टेंट देगा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद C लिख के कह देगा द नेम ऑफ C इज़, तो अब C का नेम जो है वो लैक्टिक एसिड होगा। तो ये है इसकी एक इम्पॉर्टेंस भी जो आपने याद फरमानी है। नेक्स्ट देखेंगे जी ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स में आपका जो रीजेंट होता है वो तो होता है ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। अच्छा, इसमें कैटालिस्ट वही है, मैं बार बार वैसे नहीं लिखना चाहता, लेकिन NaOH रीजेंट जो आपने डाला है वो है ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट्स, यानी वो ये है RMGX। इसमें न्यूक्लियोफाइल अल्काइल कार्बन है जो कि कार्बो A9 है, बल्कि कार्ब A9 सही लफ्ज़ है, कार्बो A9 भी पढ़ देते हैं, जो अल्काइल कार्बन है। लिहाजा इसमें ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये R आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। इसमें सेकंड स्टेप, अच्छा फर्स्ट स्टेप में एडक्ट बनती है, फर्स्ट स्टेप में एडक्ट बनती है, फर्स्ट स्टेप फॉर्म्स एडक्ट, जबकि सेकंड स्टेप में जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये आपको देता है अल्कोहल। लिहाजा अगर मैं इस रिएक्शन को शॉर्ट हैंड में बयान करूं तो ये है, आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया प्लस आपने अल्डिहाइड या कीटोन लिया, पहले मिल के क्या बनाएंगे एडक्ट, एडक्ट की करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो बन जाता है अल्कोहल। और इसमें जो ख़ास बात है वो आपको भी पता है, वो तीनों इधर लिख रहा हूँ जी, ये मैं इसी को अब इधर शो कर रहा हूँ कि अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन में से अपना ले लें फॉर्मल्डिहाइड HCHO, फिर ले लें एस्टल्डिहाइड, ले लें
एसीटोन। तो इनकी प्रोडक्ट्स जो बनती हैं, तो पहले तो बनाएंगे, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, एस्टल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है, एसीटोन टर्शरी अल्कोहल देता है। और अगर साथ बता दिया जाए कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये है, फॉर एग्जांपल ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये है, तो फिर आपको जो प्रोडक्ट बनेंगी उनके टिपिकल नेम्स भी आना ज़रूरी हैं, लिहाजा ये आपने याद करने हैं। मसलन अगर आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये हो और इधर हो फॉर्मल्डिहाइड, तो जो प्रोडक्ट बनेंगी वो आपको आनी चाहिए, वो बनेगी इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपका ये हो तो सेकेंडरी अल्कोहल जो बनेगा वो होगा 2 प्रोपेनॉल, ये आपको आनी चाहिए। और अगर ये हो तो आपका अल्कोहल बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लिहाजा अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट का नाम भी बता दिया जाए और इधर से ये तीनों, क्योंकि यही तीनों अहम हैं, और ये कह दिया जाए कि जी आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो उनके IUPAC नेम मैंने आपको बता दिए। ये इथाइल अल्कोहल बनाएगा, ये 2 प्रोपेनॉल बनाएगा और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाता है। तो ये भी आपने इसमें ख़ास तौर पर याद रखना है। फिर देखेंगे जी एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाईसल्फाइड। इसमें आपका कैटालिस्ट तो हस्बे मामूल बेस है, आपने जो रीजेंट डाला है वो NaHSO3 है, जो एक्टिव न्यूक्लियोफाइल है वो सल्फाइट आयन है असल में, लेकिन वो ये है SO2O नेगेटिव, लेकिन चूंकि सोडियम पॉजिटिव है तो वो डेफिनेटली इसके साथ अटैच रहेगा। तो इसमें सल्फर जो है ये एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन ऑक्सीजन, तो इसलिए सल्फर नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है। इसमें पहले दोनों ऐड होंगे और बाईसल्फाइड एडक्ट बनाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड बाईसल्फाइड एडक्ट बनाएगा, एस्टल्डिहाइड बाईसल्फाइड एडक्ट बनाएगा, और एसीटोन बाईसल्फाइड एडक्ट बनाएगा। ये बाईसल्फाइड एडक्ट जो होती हैं ये आम तौर पे वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जिनसे इनकी आइडेंटिफिकेशन भी की जा सकती है। एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ जी, ये आपने लिया है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, प्लस आपने डाला है SO2ONA, ये बनाएगा, ये इसके ऊपर लग जाएगा SO3Na, या मैंने इकट्ठा कर दिया SO3Na, और इसको जब ट्रीट करेंगे एज यूजुअल विद वाटर तो ये आपका प्रोडक्ट बना देगा HCOHH और SO3Na, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। और ये आपको भैया वाइट PPT हैं जो आपको आइडेंटिफिकेशन के काम भी आ जाते हैं। तो ये है एडिशन ऑफ बाईसल्फाइड। एल्डोल कंडेंसेशन में ये हस्बे रीजेंट खुद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड इट सेल्फ। इसके लिए बुनियादी कंडीशन आप सबको पता है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड और कीटोन। असल में वो अल्फा हाइड्रोजन ही है जिसको बेस ने रिमूव करके इसमें एक्टिव न्यूक्लियोफाइल या एक्टिव रीजेंट जो है वो होता है ये, और ये आपका कार्ब A9 है, कार्ब A9 ये है एक्टिव एजेंट। तो ये फिर बाद में ऐड होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनती है इट कंटेन्स 2 फंक्शनल ग्रुप्स, अपना एल्डिहाइड भी प्लस अल्कोहल भी या कीटोन प्लस अल्कोहल भी। और अगर इस प्रोडक्ट की डिहाइड्रेशन कर ली जाए तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स भी बनाए जा सकते हैं। मसलन जो बुक में एग्जांपल है तो उसमें क्रोटोनल्डिहाइड बनता है। तो क्रोटोनल्डिहाइड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक उसमें एल्डिहाइड। तो ये आपने खास तौर पे याद रखना है। इसका मैकेनिज्म एग्जैक्ट वही है, अब मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता इसमें अहम बात यह है कि इसका न्यूक्लियोफाइल यानी इसका रीजेंट भी वही है और इसका रिएक्टेंट भी वही है। तो 2 एल्डिहाइड या कीटोन आपस में कंडेंस हो जाते हैं और उसके लिए शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड और ओल या कीटोन और अल्कोहल भी होती है, लेकिन चूंकि कीटोन वाली एग्जाम्पल है नहीं बुक में इसलिए वो मैं नहीं लिख रहा। तो ये है आपके 4 रिएक्शन जो इस कैटेगरी में आते हैं कि ये बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जी देखेंगे एसिड
एडिशन रिएक्शंस। तो अब पहले तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यकीनन नोट कर लिए कि बेस एडेड टू द रिएक्शन इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द रिएजेंट, कि बेस जो है वो रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करती है। मसलन आपने HCN डाला तो उसमें CN पार्शियल नेगेटिव था और वीक न्यूक्लियोफाइल था। जब आपने बेस डाली तो बेस ने H पॉजिटिव रिमूव कर लिया और CN नेगेटिव हो गया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से एसिड एडेड टू द रिएक्शन इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। तो जो आप एसिड ऐड करते हैं H पॉजिटिव, वो रीजेंट को कुछ नहीं कहता, वो कार्बोनाइल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यानी पहले कार्बोनाइल ग्रुप का जो C होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। जब आप उसमें एसिड ऐड करते हैं तो ये इसको प्रोटोनेट कर देता है और ये इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज कर देता है। लिहाजा ये जब इधर जाएगा तो डेफिनेटली पाई इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर कार्बन का इंक्रीज होता है। लिहाजा ये कार्बन आप देखें पहले पार्शियल पॉजिटिव था, एसिड ने उसे फुल पॉजिटिव बना दिया है, यानी उसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज कर दिया है। तो आप यूं कह लें कि बेस रीजेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करती है, तो एसिड कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो दो रिएक्शन ये हुए हैं। अच्छा, जनरल मैकेनिज्म तो इसके 2 स्टेप। जनरल मैकेनिज्म तो सिंपल, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन एंड स्टेप 2 is प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो स्टेप 1 तो समझे मैंने उधर लिख भी दिया, तो ये आप चेक कर लें जी। अगर मैं बुक के मुताबिक लिखूंगा तो ये है जी, ये है H पॉजिटिव, ये जाएंगे इस पे दोनों दो पे, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बना देगा OH पॉजिटिव। अब हकीकत ये है कि ये असल में पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो वो पॉजिटिव वापस कार्बन पे आ जाएगा, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में ये जो बन गया OH पॉजिटिव, इसके ऊपर अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ, ये पाई जाएंगे इसके साथ, और ये बन गई आपकी प्रोडक्ट O और H। तो ये है सिंपली 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें जी 2 रिएक्शन बड़े, आप उन्हें पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं जी। नंबर 1 पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा देखेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये है जी पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसमें अहम बात सिर्फ इतनी है कि एसिड कैटालाइज्ड फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, तो वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। लिहाजा 3 मॉलिक्यूल अगर आप ले लें जी फॉर्मल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, तो ये बनाएंगे बड़ा मशहूर मारूफ कंपाउंड। ये हर हाइड्रोजन के ऊपर हर कार्बन के ऊपर 2 होंगे हाइड्रोजन, ये बनेगा मेटाफॉर्मल्डिहाइड। कुछ भी नहीं, हर एक का ऑक्सीजन एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, कार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल, और आपस में ऐड हो जाते हैं। और अगर आप 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, ये फिर वही रिएक्शन होगा जिसमें अब हर कार्बन के ऊपर 1 हाइड्रोजन और 1 आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, जबकि प्रोडक्ट बन जाएगी पैराल्डिहाइड। इसे मज़ीद गौर से देखो, मेटाफॉर्मल्डिहाइड भी
साइक्लिक ईथर है, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर है। पैराल्डिहाइड भी आप देखें तो ये साइक्लिक ईथर है, यानी इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर है। मेटाफॉर्मल्डिहाइड और पैराल्डिहाइड दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। दोनों के रिंग 6 मेंबर्ड रिंग हैं। इनमें हेटेरो एटम्स ऑक्सीजन हैं और दोनों मेडिसिन्स में इस्तेमाल होते हैं। इन मेडिसिन्स, ये मतलब इनका जनरल यूज इन मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हर का sp3 होती है तो बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये प्लेनर रिंग नहीं हैं, दीज आर नॉन प्लेनर रिंग्स। मतलब ये बड़ी अहम बात है कि ये जैसे बोर्ड पे बने नज़र आ रहे हैं तो ये वैसे नहीं हैं, ये बल्कि नॉन प्लेनर रिंग होते हैं। सिर्फ बेंजीन का रिंग जो है वो प्लेनर होता है। तो ये है जी पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, दोनों एसिड कैटालाइज्ड हैं। फिर देखेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स में अमोनिया डेरिवेटिव एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ये अमोनिया का डेरिवेटिव, ये जी जो भी हो सकता है, ये तो ये अपना लोन पे डोनेट करके एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। एसिड H पॉजिटिव एज कैटालिस्ट एक्ट करता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनती है उसमें ख़ास बात ये है, ये कार्बन डबल बॉन्ड N का बॉन्ड जनरेट होता है जिसे IMINE इमीन फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट इसमें बनती है ये इमीन फंक्शनल ग्रुप इसे कहते हैं। इसका मैकेनिज्म अगर स्टेप वाइज आप चलेंगे तो स्टेप 1 तो हस्बे मामूल प्रोटोनेशन, वो बाज़ औक़ात MCQs में पूछ लेता है जी विच ऑफ दीज स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्वड इन द फलां रिएक्शन, या विच ऑफ दीज स्टेप्स इज इन्वॉल्वड, या व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फलां, व्हाट इज द सेकंड, मतलब इस तरह से। तो इसलिए आपको सिर्फ स्टेप और हर स्टेप की मेन बात आनी चाहिए। तो प्रोटोनेशन है जी पहला स्टेप, बिल्कुल सीधा सीधा ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिड, वो आपको पता है इसने इस पे किया अटैक, ऑक्सीजन की हो गई प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल इसमें आपके सामने है जी NH2 और G जो मर्जी हो, और ये आपका बन गया। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, बन जाएगा GNH के सेकंड स्टेप में जो कार्बन पहले sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई है, तो साथ वो तमाम चेंजेस भी आएंगी जो sp2 टू sp3 होती हैं। तो मुमकिन है कि वो ये सवाल दे दीजिए इन द एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विच स्टेप्स इन्वॉल्व द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो ये आप दूसरे स्टेप में देखें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा, अब ये वाला कार्बन प्लेनर था वो नॉन प्लेनर हो जाए था, इसके बॉन्ड एंगल 120 थे, उसके 109.5 हो जाएंगे, मतलब बाकी सारी बातें साथ मौजूद हैं। स्टेप नंबर 3 इज ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपकी प्रोडक्ट बन गई थी जी GNH और H, C और O और H। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ से कहाँ, ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, ये बन गया GNH, C और O और H और H। स्टेप नंबर 4 एडिशन ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव ने तो वापस आना ही आना था क्योंकि वो तो कैटालिस्ट है। तो ये बन जाएगा GNH, COH और H पॉजिटिव। तो डेफिनेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये निकल गया H पॉजिटिव। फिर इलेक्ट्रॉन्स को लेके रिमूव हो जाएगा, ये निकल जाएगा H2O और ये रह गया GN डबल बॉन्ड C, और ये हमारा बन गया है
प्रोडक्ट जो कि IMINE से इमीन कहा जाता है, यानी कार्बन जब सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन बनाए तो उन्हें एमाइंस कहते हैं, तो जब डबल बॉन्ड बनाए तो उन्हें इमीन्स कहा जाता है। इसी तरह से आप देखें विच स्टेप इन द अमोनिया डेरिवेटिव एडिशन इन्वॉल्व एलिमिनेशन, तो ये आखिरी स्टेप में सिर्फ एलिमिनेशन है। अच्छा जी, सिमिलरली अगर आप इसको देखें तो विच स्टेप इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर जो बुक में ये 2 स्टेप हैं, पहले उसने H को निकाला है फिर उसे O के ऊपर शिफ्ट कर दिया, नहीं ये असल में एक ही स्टेप है कि H जो है वो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन की कम है, तो लाजमी बात है कि ऑक्सीजन इसको ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ये वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अच्छा, अब इसमें जो एक और अहम काम आपने याद करना है कि ये जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, तो बाज़ औक़ात वो क्या करता है कि बहुत आसान सवाल आपको दे देगा ना। मसलन वो कहेगा जी अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला ये है, ये मैं एक सवाल लिखता हूँ तो शायद आपको समझने में ज़रा आसानी हो जाए। यानी ये क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव इज this one. If G is urea, then what is the name of this derivative? तो अब G अगर यूरिया हो तो फिर इसका क्या नाम होगा, तो आपकी बुक में जो है कम से कम वो लाजमी याद कर लें, बाकियों की खैर सलाह। तो ये तो है ना जी NH2, तो अब G की जगह पे आप क्या क्या लगाएं, तो मैं बुक वाले लिख देता हूँ जी Cl भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है और NH के ऊपर फिनाइल भी हो सकता है और NH के ऊपर फिनाइल के ऊपर नाइट्रो भी हो सकते हैं और उससे अहम ये कि NH के ऊपर यूरिया भी हो सकता है। ये देखें जी, यूरिया लगा दिया जी की जगह पे, तो इनके नाम आपको आना ज़रूरी हैं। ये है क्लोरोइमाइन, ये है हाइड्रोक्सी एमाइन, ये है डाई एमाइन जिसे हाइड्राजीन कहते हैं, ये है फिनाइल हाइड्राजीन, ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जिसका नाम बड़ा मशहूर मारूफ 2,4-DNPH, मशहूर मारूफ याद रखना है। और ये बड़ा दिलचस्प कंपाउंड है कि अगर जी की जगह पे यूरिया लगा दिया जाए तो उसे सेमी कार्बेजाइड कहा जाता है। आपकी बुक में दिया हुआ है जी सेमी कार्बेजाइड। तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आप देखें तो एमाइड का है और एक फंक्शनल ग्रुप एमाइन का है, इसलिए इसे सेमी कार्बेजाइड भी कहा जाता है। तो ये भी ज़रा आपने नाम खास तौर पर जो बुक में मेंशन्ड हैं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो बाज़ औक़ात इस तरह का सवाल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी 2 काम बिल्कुल आसान, बहुत सिंपल, जिनमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। एक देखेंगे जी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा देखेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रोडक्ट दोनों में सेम, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 होता है और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस यानी वाटर भी डालना है। इसकी एक अहम बात यह है कि NaBH4 इज़ ए सोर्स ऑफ H नेगेटिव आयन। असल में ये चक्कर है, NaBH4 को जब पानी में डालते हैं तो ये हो जाएगा आयोनाइज। ये BH4 टेट्राहाइड्राइडोबोरेट आयन है, ये असल में अब देगा H नेगेटिव प्लस रह जाएगा BH3। ये H नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये इसमें ख़ास बात है। बाकी BH4 का स्ट्रक्चर हस्बे मामूल टेट्राहेड्रल होगा, शेप इसकी मतलब टेट्राहेड्रल होती है। ये है इसमें जो ख़ास बात है। प्रोडक्ट्स जो बनेंगी वो आपको पता है, अल्डिहाइड्स प्राइमरी अल्कोहल देते हैं और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 है, लिहाजा इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं होती, ये नोट करें। पहले H नेगेटिव ऐड होता है, बाद में H पॉजिटिव ऐड होता है। तो इसके जो 2 स्टेप्स हैं उनमें जो ख़ास बात है वो लिख देता हूँ कि स्टेप 1 इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ H नेगेटिव, स्टेप 2 इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। तो ये मैंने बताना था कि H नेगेटिव हाइड्राइड आयन है और H पॉजिटिव जो है वो अपना प्रोटॉन है। तो इसलिए ये इसकी एक और अहम बात है कि इसमें स्टेप 1 में H नेगेटिव और स्टेप 2 में H पॉजिटिव ऐड होता है। अच्छा जी, जबकि हाइड्रोजिनेशन में तो बिल्कुल कोई बात नहीं, इसमें तो आपका रीजेंट H2 होती है, कैटालिस्ट
प्लाटीनम, पलाडियम, निकल होते हैं हस्बे मामूल। प्लाटीनम रूम टेम्परेचर पे, निकल हो तो हीट भी करना पड़ेगा। और इसमें प्रोडक्ट हस्बे मामूल वही जी, अल्डिहाइड्स की प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल बनती है, कीटोन्स की प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। तो ये वही बात है। अच्छा, अब इसको उलट भी याद कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि अल्डिहाइड्स की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनेंगे। कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। तो ये है दो रिएक्शन जो आपने करने हैं। अच्छा जी, एक और अहम बात जो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये कि NaBH4 कैन रिड्यूस C डबल बॉन्ड O बट कैन नॉट रिड्यूस कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, जबकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। मसलन बाज़ औक़ात वो सवाल दे देता है जी इसकी रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये देखें ये, और ये नहीं भी आप कहेंगे ये किधर से आ गया, तो ये आपकी बुक में है, ये क्रोटोनल्डिहाइड ही है। अब इसमें आपने डाली है हाइड्रोजन, सॉरी, इसकी करनी है रिडक्शन विद NaBH4 एंड वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो अभी हमने स्पेशल मैंने इसलिए लिखा कि अब इसकी प्रोडक्ट ये बनेगी CH3, CH डबल बॉन्ड CH, COH, H और H, यानी सैचुरेटेड अल्कोहल बनाए। ये खास तौर पे व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड विद NaBH4। तो जवाब है कि यानी सैचुरेटेड अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि NaBH4 कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को रिड्यूस करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गए जी दो रिएक्शन। पहले वो कर लूँ, फिर दो रह जाएंगे, वो एंड पे करता हूँ, क्यों ये पहले वाले बिल्कुल आसान हैं, लेकिन इनमें कोई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और ये है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो अहम पॉइंट आपने अगर नोट करना हो तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजी, इट कैन बी डन विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर टॉलन्स रीजेंट, बेनिडिक्ट्स सॉल्यूशन, और तीसरा अपना बड़ा मशहूर मारूफ क्या होता है, फेलिंग्स सॉल्यूशन। तीनों वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और तीनों कैन ऑक्सीडाइज H into OH, यानी ये RC डबल बॉन्ड OH की ऑक्सीडेशन करके RC डबल बॉन्ड OH बना देते हैं। तो चूंकि CH बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है इसलिए ये आसानी से हो जाती है, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड इन तीनों के साथ ऑक्सीडाइज होके प्रोडक्ट बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट, इट इज़ ए strong oxidizing agent and strong oxidizing agents used are KMnO4 और H2SO4, K2 Cr2O7 और H2SO4, और प्रोडक्ट हस्बे मामूल वही है कि कीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। अलबत्ता इसमें फिर दो बातें हैं कि अगर तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करें तो जिधर से भी कर लें तो प्रोडक्ट दो बनेंगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा दो कार्बन वाला, एक बन जाएगा एक कार्बन वाला दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टिक एसिड है, एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड है। नंबर 2, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो फिर उधर वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं, तो ये भी बनेगा दो कार्बन वाला, ये भी बनेगा दो कार्बन वाला, लिहाजा आपको प्रोडक्ट मिलेगी COOH प्लस मिलेगी COOH। तो ये है इसकी ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको यहाँ 4 ऑक्सीजन डालने पड़ेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन डालने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगी। ये है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। एक इंतहाई अहम टॉपिक वो आप जानते हैं, वो है
डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो उसमें आपने जो काम की बातें याद करनी हैं, वो वैसे तो कई टेस्ट हैं जिनसे किए जा सकते हैं, लेकिन 3 टेस्ट वो हैं जो एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन नहीं देते, और एक टेस्ट है जो कीटोन देता है और एल्डिहाइड नहीं देता। तो आपने वो 3 टेस्ट जो एल्डिहाइड्स देते हैं, टेस्ट्स विच आर गिवन बाय एल्डिहाइड्स, नंबर 1 टॉलन्स टेस्ट, नंबर 2 फेहलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट, नंबर 3 बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन टेस्ट। अब इनमें जो काम की बातें हैं वो ज़रा आपने याद करनी है जी। नंबर 1 टॉलन्स रीजेंट क्या होता है? ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। फेहलिंग्स रीजेंट क्या होता है? अल्कलाइन क्यूपरिक टार्टारेट कॉम्प्लेक्स हो जाता है इनटू साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि इसमें Ag आयंस रिड्यूस हो जाते हैं इनटू मेटालिक सिल्वर, और इसकी एक सिल्वर मिरर बन जाती है जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। इसलिए इसे फेहलिंग्स सॉल्यूशन में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है Cu2O में। और रिडक्शन आप गौर से देखें, इसमें ये वाला कॉपर +2 है, ये वाला कॉपर +1 है, तो क्यूपरिक रिड्यूस होकर क्यूपरिक बन जाता है। इसका कलर ब्रिक रेड, जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन बिल्कुल यही, इसलिए उसे मैं दोबारा नहीं लिख रहा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर ऑक्साइड बनता है जिसका कलर जो है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी ब्रिक रेड कलर से होती है। एक टेस्ट ऐसा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, बस जिसके बारे में 2 बातें याद रखनी हैं कि जब अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला जाए कीटोन में, तो कीटोन गिव वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अल्कलाइन, जबकि एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो ये है जो कीटोन देता है और एल्डिहाइड नहीं देता है, और आखिर में देता है और एल्डिहाइड नहीं देता है। और आखिर में एक रिएक्शन आपने लाजमी करना है, और वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल से जो प्रोडक्ट बनती है वो आपको पता है, वो बनेगी ईथर, डाई ईथर बनता है। मसलन ये आपने लिया एस्टल्डिहाइड, इसमें आपने डाला इथाइल अल्कोहल, तो बनेगा CH3COC2H5 OC2H5H। इसे आप देखें, यह है 1,1 डाई इथॉक्सी ईथेन, 1,1 डाई इथॉक्सी ईथेन। इसका फंक्शनल ग्रुप गौर से देखो, COC ईथर, इधर भी COC ईथर है। इनकी खूबी ये है कि इनको अगर वापस कर लिया जाए तो ये वापस रीजनरेट हो जाते हैं। लिहाजा ऑफ ड्राई HCl जी, बाज़ औक़ात कंडीशन पूछ लेता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एज कैटालिस्ट, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जबकि वापस इसको लेके जाना है तो इसकी एसिडिक कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। यानी किसी को अगर मैं इधर लेके दूँ कि अगर इसमें प्लस वाटर डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये वापस एल्डिहाइड को रीजनरेट कर देगा, प्लस बन जाएगा C2H5OH। कीटोन इन कंडीशंस डू नॉट रिएक्ट अंडर दीज कंडीशंस।
तो ये भी ख़ास तौर पे आपने रिएक्शन करना है। इसके अलावा आपने इसमें से यूजेज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और यूजेज ऑफ एस्टल्डिहाइड डियर स्टूडेंट्स लाजमी पढ़ लेने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात यूजेज में से भी MCQ आ जाता है, तो उसमें ज़ाहिर है कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 5 का लास्ट लेक्चर। तो ये हमारा C9 कंप्लीट हो गया जी, जो आपके 2 यूनिट हैं 4 और 5। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।